नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, अगले अडानी, अनिल अग्रवाल, ये प्रश्न है या विषय है जैसे आप देखना चाहिए। दूसरा, देश अब सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। और तीसरा, पढ़ने से ज्यादा जरूरी नेतागिरी। आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर हफ्ते आपको, हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगले अडानी अनिल अग्रवाल। देश में एक बड़े उद्योगपति जो पिछले दो दशकों में, 3 दशकों में हुए, उसमें एक बड़ा नाम अनिल अग्रवाल जी का भी है। अनिल अग्रवाल जी के जो ग्रुप है वेदांता ग्रुप, और ऐसा लगता है कि इसकी भी कुछ समस्याएं शुरू हो गई हैं। अनिल अग्रवाल जी मूल रूप से पटना में पैदाइश और बिहार के रहने वाले, उसके बाद इन्हीं शुरू की पढ़ाई पटना बिहार में करके ये पहुंच गए मुंबई, सपनों की दुनिया। और सपनों की दुनिया से ये और अपने कारोबार को जमा के ये पहुंच गए हैं लंदन। अब लंदन ही रहते हैं ज़्यादा और कारोबार लेकिन हिंदुस्तान में करते हैं, दुनिया के कुछ और देशों में भी करते हैं। इन्होंने जो अपना काम धंधा शुरू किया था वो मूल रूप से स्क्रैप डीलर सुनने में अच्छा लगता है, नहीं तो कबाड़ी अगर कहें तो अच्छा नहीं लगता। कबाड़ी वाला काम शुरू किए थे, कबाड़ का काम करते थे। फिर इन्होंने स्टरलाइट नाम की कंपनी बनाई जो कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनिंग का काम करती थी। फिर उसके बाद ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते गए। फिर इन्होंने माइनिंग में अपना इंटरेस्ट किया, माइनिंग कंपनीज ली। और एक काम और ये किया, इन्होंने सरकार की बहुत सी सिक कंपनीज भी लेते रहे हैं। जैसे पहले मद्रास एल्युमिनियम के बाद इन्होंने बाल्को लिया, बाल्को के बाद हिंदुस्तान जिंक लिया, और हिंदुस्तान जिंक में करीब 65.9%, टू बी एग्जैक्ट 65.92% की स्टेक्स इनकी हैं। अभी लगता तो है कि वो सरकार की कंपनी है, लेकिन सरकार का वहाँ पे 29% के आसपास कुछ रह गया है। जब ये लंदन पहुंचे तो लंदन में इन्होंने 2003 में एक कंपनी बनाई, वेदांता रिसोर्स। और पीएलसी लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट हम लोग वेदांता रिसोर्स बोलेंगे इसको। 2003 में बनाई, और दिस वाज द फर्स्ट इंडियन फर्म टू बी लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी बात थी, हिंदुस्तान की एक ऐसी फर्म जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और वहां ट्रेड भी होता है इसका शेयर, वेदांता रिसोर्सेज का। वेदांता लिमिटेड इंडियन नाम है, वेदांता रिसोर्सेज लंदन बेस्ड है इनका। वेदांता रिसोर्सेज ने गोवा में सेसा गोवा को अक्वायर किया। आयरन ओर जो करते थे, आयरन ओर में इनका इंटरेस्ट हुआ। केन इंडिया, अगर आपको याद हो तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी भी इसी वेदांता रिसोर्सेज ने अक्वायर किया। और अभी जो हाल के दिनों में एक जो सबसे बड़ा इनका एक जॉइंट वेंचर है, वो फॉक्सकैन के साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने का एक उद्योग गुजरात में लगाने की बात की है। ये वही है जो महाराष्ट्र में इनिशियली जाना था, फिर शिंदे जी की सरकार आई जिसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात के इलेक्शन के चलते महाराष्ट्र से छीन के ये प्रोजेक्ट गुजरात गया है, क्योंकि इनिशियली ये महाराष्ट्र में लगने की बात थी। और ये करीब $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि इनके ऊपर मैं इन्वायरमेंट के कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं जब ये माइनिंग का काम कर रहे थे या नदियों को लेकर सब हुए, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वेदांता रिसोर्सेज की जो इंडियन आर्म है वो एक वेदांता लिमिटेड है। इसका जो शेयर, मैं जल्दी में से आपको बता दूं कि ये जो शेयर की जर्नी हुई, चूंकि गुरुजी तो अडानी है तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं, लेकिन 3 अप्रैल 2020 में इनका शेयर की प्राइस थी 63, और 13 अप्रैल 2022 में 2 साल के अंदर ये शेयर प्राइस हो गई थी 430 रुपये। और आज शेयर मार्केट पे ये करीब 260-270 के बीच ट्रेड कर रहा है। पिछले 8-9 दिनों से लगातार गिर रहा है, और इसलिए लोगों का थोड़ा समस्याएं और लोगों के जो कहना वरीज, फिक्र भी ज़्यादा हो गई है। अब शेयर प्राइस के कम होने से क्या दिक्कत है वो जरा समझ लीजिए। दिक्कत यह है कि वेदांता रिसोर्स की एक अपकमिंग फंड रेजिंग है $2.1 बिलियन, करीब 2 बिलियन की, वो उससे अफेक्टेड हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये शेयर्स कम क्यों हो रहे हैं?
शेयर्स कम इसलिए हो रहे हैं कि जो वेदांता रिसोर्सेज है लंदन वाली, उसके पास इंटरनेशनल जिंक के एसेट्स वो हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? अच्छा, एक उसको क्यों बेचना चाहता है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेदांता रिसोर्सेज है उसके जो डॉलर बॉन्ड्स हैं, वो मार्केट से जो शेयर उठाए हुए वो भी करीब 30% ऑलरेडी गिर चुके हैं। और उसके वेदांता रिसोर्स लंदन वाले के जो डॉलर बॉन्ड्स के 30% गिरने से उसको कैटेगरी कर दी गई है जंक, कि ये जंक बॉन्ड्स हैं, उसके अगेंस्ट सब कुछ पैसा ऐसा मिलने वाला नहीं है। अब क्या होने हैं कि डेड बॉन्ड जो के इस स्थिति होने से उनकी डेट रीपेमेंट साइकिल है, भाई आपका डेड बॉन्ड गिर गया, अब आपको और पैसा मिलेगा नहीं, तो आपको जो कर्जा चुकाना है वो उसको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अब हिंदुस्तानी सरकार जो है वो वेदांता रिसोर्सेज को इंटरनेशनल जिंक के एसेट्स हिंदुस्तान जिंक में क्यों नहीं बेचने दे रही है? क्योंकि उसका मेन कारण यह है कि सरकार का करीब 29.5% स्टेक्स हिंदुस्तान जिंक में है और अपने हिसाब से उसने सोच रखा था कि इसको हम थोड़ा अच्छे रेट पे बेच के इससे अपने हम रिसोर्स संसाधन जुटाएंगे। लेकिन वो भी जो हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं वो भी गिर गए हैं 4% के आसपास। अब वेदांता रिसोर्सेज के लिए ये जरूरी है कि वो इंटरनेशनल जिंक के एसेट्स हिंदुस्तान जिंक को बेचे, क्योंकि उसके बहुत से कर्जे वापस करने हैं, उसके डेट्स जो हैं वो बहुत से वापस करने हैं। 2022-23 उसको शायद मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक तक 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा वापस करना है। फिर 2024 मार्च तक 4.1 बिलियन, 2025 में 3.9 बिलियन और 2026 में 4.7 यूएस मतलब बिलियन, ये सब है। 1 बिलियन में मोटे तौर पे आज की तारीख में अगर डॉलर 83 रुपए का है तो 8,300 करोड़ रुपए होते हैं 1 बिलियन में, और इनको 4 बिलियन अगर करना है तो करीब 32-33,000 करोड़, 32-33 हजार करोड़ की बात है। अच्छा, उधर क्या हो रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जो है, उसका कहना है कि भाई इनके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो ये जो 2 बिलियन का फंड रेजिंग है उसको एडवांस करें, उसको पैसा जल्दी से रेज करें और अपने कमिटमेंट्स ये जो देने हैं 1.2 बिलियन का तुरंत जो सिर पे खड़ा है उसको दें, या इंटरनेशनल जो वेदांता रिसोर्स का इंटरनेशनल जिंक के एसेट्स हैं उसको हिंदुस्तान जिंक में बेच दें। अब वो नहीं बिक रहा है तो ये दुधारी तलवार है। अब एक समस्या और आ गई है, ये एंगल ये है कि जो प्रमोटर्स के होल्डिंग होती है, जो मतलब इनकी अपनी होल्डिंग है, उसके 99.99% इज ऑलरेडी प्लेज्ड, ऑलरेडी गिरवी रखे हुए हैं शेयर। तो अब वो भी कहीं नहीं है कि अपने और शेयर रख के और पैसा ले लो। तो लब्बो लुआब ये है कि अडानी जी को जिस तरह से एक सरकार बैक की है, और अभी तक तो उनके शेयर करीब 2/3 कम हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनके पीछे खड़ी है। सरकार उस तरह से अनिल अग्रवाल जी को बैक करेगी कि नहीं करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनिल अग्रवाल जी की वेदांता कंपनी इस समय समस्या में है, और मानी हुई बात है कि अगर समस्या आती है और इस समय स्टॉक मार्केट खराब है तो उनकी समस्या और बढ़ने वाली है, घटने वाली तो किसी कोने से नहीं है। अब दूसरी बात कर लें, देश क्या अब सुप्रीम कोर्ट चलाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख अगर देखिए 28 फरवरी को लाइन से केसेस लगे हुए हैं, जो कायदे से सरकार, ये सारे वो केसेस हैं जहां पे सरकार की किसी न किसी कारण इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। अभी आपने पवन खेड़ा वाला देखा, मतलब लेना एक ना देना दो। गुजरात की सरकार, अरे माफ कीजिएगा आसाम की सरकार, वो उनको अरेस्ट कर रही है, ले जा रही है, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस का टाइम खराब कर रहे हैं। इस पे भी कोई ना कोई रोक होनी चाहिए। जैसे आज अब शिवसेना का केस चल रहा है, वो आज फिर सुनवाई है उस पर। शिवसेना में जिस तरह से बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके, मतलब ये तो फेदर इन द कैप कुछ बीजेपी के नेताओं के लिए था कि हमने वहां उनकी सरकार तोड़ दी और अपनी सरकार बना ली, तो वो केस कि कौन असली शिवसेना, और उसके रिपरकशंस पे क्या है कि वो विधायकों की
कि अगर मान लीजिए विधायकी रद्द हो जाती है तो अजीब सा होगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट केस है। फिर दूसरा, मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार कर लिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट आई हुई है आम आदमी पार्टी के उन लोग की भाई ये जो गिरफ्तारी है बिल्कुल गलत है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और एक ऐसा हुआ जिसमें नोशनल लॉस होता और इस तरह की बातें करके उस पर सीबीआई वो कर रही है। तीसरे, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी भी पंजाब से वो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो सेशन बुलाना है, गवर्नर साहब सेशन ही नहीं बुलाने दे रहे हैं तो हम क्या करें, वो भी आके यहाँ गुहार लगा रहे हैं। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को आज सुनना है और बताना है कि भाई कैसे वो करें। उधर वो यलगार परिषद, अगर आपको याद हो, मतलब हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल बूढ़े बूढ़े लोग जो सीनियर लोग हैं जिनसे कोई वो पढ़ाते लिखाते कहीं, उनको भी जेल में बंद किए हुए हैं। अभी तक उनसे पूछा रहा है तो अभी तक चार्जेस फ्रेम ही नहीं हुए हैं। उनके किसी से कहा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में कुछ पाया गया तो आपका कुछ हुआ, सब अजम्पशंस पे चल रहा है। वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उधर एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो भी बहुत केसेस करते रहते हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है कल कि भाई ये जो आप सबका नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान की बहुत सी यूनिटी और उसमें फर्क पड़ रहा है। उन्होंने उस पर मना किया है। इनडायरेक्टली जो ये उनकी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो बीजेपी की सरकारें जहां जहां आके नाम ही चेंज करने में लग जाती हैं। मैं अभी परसों, मैं इसलिए बता दूं, परसों मैं एक अखबार का स्थापना दिवस था, मैं वहां गया हुआ था। वो बार बार वहां पे लोग फैजाबाद फैजाबाद कर रहे थे। हमने कहा भाई एक चीज जान लीजिए, फैजाबाद कहना गैर कानूनी तो नहीं है क्योंकि नाम उसका अयोध्या हो गया है। तो अब इस तरह से नाम ही चेंज करने में सब लोग लगे हुए हैं। उधर बेचारे नवाब मलिक साहब, वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो इतने दिनों से जेल में है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए हुए हैं कि भाई हमारा भी कुछ कर दो। ये मतलब ये इस समय कोर्ट में जो साधारण तौर पे सरकार के काम है, जो सरकार केवल ये दिखाने के लिए कि मैं ऑपोजिशन को ऐसे ठीक करूंगा और ऐसे ठीक करूंगा, सिर्फ ऑपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो काम कर रही है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ा हुआ है। तीसरी बात, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है नेतागिरी। ये तो धीरे धीरे अब देश में समझ में आने लगा है सबको कि पढ़ना लिखना कोई नहीं मतलब नहीं है, आप नेतागिरी करिए। क्योंकि देखिए सबसे प्रायोरिटी वाला काम होता है ना। मुझे ठीक से याद है कि जब मैं भी पढ़ रहा था, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे, उसके बाद भी अभी तक, हाल तक, मैं तो कहूंगा कि 2-4 साल पहले तक, घर में अगर किसी बच्चे का एग्जाम है, और इस समय एग्जाम सीजन है, इस समय बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 10th का, 12th का इत्यादि बहुत तरह के एग्जाम होते हैं। उस समय तो पहले मुझे ठीक से याद है, पहले लाउड स्पीकर की परमिशन भी नहीं दी जाती थी, कुछ नहीं, ये माना जाता था इससे डिस्टर्बेंस होगा। अब आप मतलब मुझे भी सुन के ताज्जुब हुआ, आपको भी सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे मोदी जी कर्नाटक चले जा रहे हैं, अब तो वहां इलेक्शन आना है, तो वो तो इलेक्शन मोड में ही हरदम रहते हैं। मतलब अगर हमारे प्रधान मोदी जी का बस चले तो वो मतलब इलेक्शन ही इलेक्शन, सब जगह इलेक्शन। अब वो जब कर्नाटक जाते हैं तो कर्नाटक में वहां प्री बोर्ड का एग्जाम है, वो कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब नेता के भाषण से वो कितने सुंदर सुंदर विचार बताएंगे कि दीदी ओ दीदी, यही सब करेंगे और क्या करेंगे भाई, जो आता है वही तो करेंगे ना, दीदी ओ दीदी, ये सब कौन कितनी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब सुनना ज्यादा जरूरी है इस देश में। पढ़ाई तो होती रहेगी, अगले साल हो जाएगी, क्या जरूरत, मतलब ऐसी कौन सी जल्दी है। वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रात में शाम को वो परीक्षा पर चर्चा भी कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। और ये केवल मोदी जी को इंगित करें नहीं, ये हमारा टोटल जो इस समय पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो वो है, समझ है, वो सब ऐसे हैं। देश में जो दूसरे जो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में हूं, मैं ऑल्टरनेटिव हूं, मैं सुशासन बाबू हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पक्की वाली इंजीनियरिंग की डिग्री है, इत्यादि इत्यादि, और मैं अच्छा आदमी हूं। नीतीश कुमार साहब वो भी पूर्णिया में जाते हैं 2 दिन पहले, और वहाँ पे वो ग्रेजुएशन BA सेकेंड ईयर की शायद, वहाँ पे भी परीक्षा रद्द कर दी जाती है क्योंकि इनका भाषण सुनना है, ये भाषण देंगे। अब मतलब एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, मुझे और कोई चीफ मिनिस्टर ये काम करता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर चीफ मिनिस्टर के आने से अगर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मतलब ये तो हमारे टोटल जो राजनीतिक ये पूरी विरासत है उस पर प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग रहा है। क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, कौन सी शिक्षा व्यवस्था है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से तो
घरों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज शिक्षा होती थी। लोग अपना पेट काट के, कर्जा लेके, मुश्किलों में रह के पढ़ाने का काम करते थे। यहां भाई साहब आए कि नेताजी की मीटिंग है। अच्छा, अभी तो पीएम सीएम का हो रहा है। धीरे धीरे अगर मैं भी छोटा नेता तो मेरी मीटिंग में कैसे नहीं चेंज होगा, अब तो ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और ये नेता की जिम्मेदारी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये जो नेता है ये उसकी जिम्मेदारी है, और वो पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। अगर ये हुआ है तो पूरी तरह से मोदी जी और नीतीश जी जिम्मेदार हैं। अगर वहां की परीक्षाएं, अगर वहां की परीक्षाएं तो पोस्टपोन हुई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो इन दोनों लोगों को ही लेनी होगी। क्योंकि एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये जब एग्जाम चल रहा है, और खास करके बोर्ड के एग्जाम या इस तरह का कोई भी एग्जाम चल रहा है, आप अभी परमिशन लेने जाइए यहां कि मुझे लखनऊ में वो परमिशन लेनी होती है, वो नहीं देते हैं परमिशन। आप कैसे मीटिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम टाइम? इस पे नेता तो खैर क्या सोचेंगे, उनको तो इस पे सोचने का समय ही नहीं है। लेकिन हमको और आपको इस पे जरूर सोचना होगा कि हम कैसा अपना नुमाइंदा चुने, जिसको कम से कम शिक्षा को अच्छी दे नहीं सकते हो, अच्छा बोल नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो शिक्षा दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है, उसको तो पढ़ने दो, उसको तो परीक्षा देने दो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।